हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 27 तक एमसीक्यू प्रोवाइड करा दिया था। आज ये लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एमसीक्यू सीरीज होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है कि जब घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका भार या फिर द्रव्यमान होता है। कह रहा ऑप्शन में कि सदैव बढ़ जाता है, सदैव घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है थोड़ा घट या बढ़ जाता है और चौथा है अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जब घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, इस बात का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और इसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी के द्वारा आप इसे रब करेंगे, मतलब रगड़ेंगे, तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। यदि आप बी को ए पर रगड़ रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बी से निकलकर ए पर चले जाएं, या यदि बी से निकलकर कुछ इलेक्ट्रॉन ए पर जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी में आ जाए। यदि कुछ इलेक्ट्रॉन बी से निकलकर ए पर जाएंगे, इस बात का मतलब होगा कि बी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ए आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस बात का मतलब जो ए ऑब्जेक्ट होगा इसका द्रव्यमान या यूँ कहिए भार कुछ न कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जो कि कुछ न कुछ इसमें वृद्धि करेगा और इसमें कुछ न कुछ कमी करेगा। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन रगड़ने के बाद ए से निकलकर बी में चला आए और ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और बी पर नेगेटिव चार्ज हो जाए। तो ए का जो मास होगा ये कुछ घट जाएगा और बी का कुछ बढ़ जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटियां हैं। सवाल के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि इस वस्तु का जो द्रव्यमान है या भार है वो बढ़ भी सकता है अथवा घट भी सकता है। कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ घट भी सकता है। तो जो ऑप्शन आपका होगा थोड़ा घट या बढ़ जाता है, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं। इनके बीच लगने वाला बल F है। यदि परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए, मतलब माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए, तब बल क्या होगा। समझिए इसको। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। तो यहाँ पर दो बिंदु आवेश बना लीजिए। सपोज ये Q1 है और ये वाला Q2 है। ये दोनों के दोनों जो पॉइंट चार्ज हैं, सवाल के हिसाब से कह रहा है कि ये किसी न किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखे गए हैं, किसी न किसी मीडियम में रखे गए हैं, और उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सवाल के हिसाब से K1 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि इनके बीच लगने वाला बल F है, जब इस K1 मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन K1 K2 चार्ज के बीच में रखा गया है, और ये मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है R है, तब इनके बीच पहले हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बल कितना लगेगा। सपोज वो बल सवाल में दे रखा है कि ये बल पहले कितना लगता है F। तो F इक्वल टू मेरे पास फार्मूला है कूलम्ब्स लगा 1/4πε0 इंटू यहाँ K हमें लिखना पड़ेगा। तो K के प्लेस पर K1 लिखेंगे। यदि यहाँ एयर होता तो हाँ K नहीं लिखते, क्योंकि एयर के लिए K का मान 1 होता है, इंटू Q1 Q2 अपान के R²। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से समझेंगे। फिर कह रहा है कि यदि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K1 था इसे बदल कर K2 कर दिया जाए। ठीक है, K1 को हटा के क्या कर दिया जाए, K2 कर दिया जाए, लेकिन दूरी उतनी ही रहे जितनी पहले है। तब जो बल आएगा वो बल पहले वाले बल का कितना टाइम्स होगा या कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल कर K2 करेंगे तब जो बल आएगा उसका वैल्यू F' मान लेते हैं। फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदला है, K1 के स्थान पर K2 रख देंगे। चार्जेज मेरे पास वही हैं, बीच की दूरी मेरे पास वही है। ठीक है, अब यहाँ से यदि देखा जाए तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। इस पूरे का जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से यदि पूछा जाए 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² का जो वैल्यू होगा वो होगा F इंटू K1। या फिर आप सिमिलरली चाहें तो इसका इसमें भाग भी दे सकते हैं
इसका इसमें डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन फर्स्ट का एक क्वेश्चन सेकंड में आप भाग दे सकते हैं इजीली करने के लिए। तो एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 1/K1 अपान 1/K2। तो K2 चला जाएगा ऊपर और K1 आ जाएगा नीचे। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एफ डैश का वैल्यू। तो यहाँ से यदि एफ डैश इज इक्वल टू पूछा जाएगा तो आ जाएगा K1 अपान K2 इंटू K1 अपान K2 इंटू एफ। ठीक है, एफ डैश इधर ट्रांसफ़र होगा तो आएगा K1 अपान में K2 इंटू एफ। ये आपका सही ऑप्शन होगा कि जो नया वाला बल होगा वो K1/K2 इंटू एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया गया है K1/K2 इंटू एफ, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे बताने से पहले आप इन प्रश्नों को खुद से ट्राई करें। यदि आपको जब आपसे ये स्वयं नहीं हो पाता है तो उसके बाद ही आप ये वीडियो हमारा देखें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल लगता है। जब इसी आवेश को किसी परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तब 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो आपसे पूछ रहा है माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा। तो आसान सवाल है। यदि आप इसे फंडामेंटल तरीके से जाएंगे तो ये टाइम टेकन लेगा, है ना। यदि मूल सिद्धांत से इसे लगाएंगे तो ये ज़्यादा समय लेगा। और यदि आपको डायरेक्ट इसको लगाने हैं केवल चंद 10 या 15 सेकंड के अंदर, तो डायरेक्टली आपको फार्मूला जब अभी हमने जो निकाला था ये वाला कि नया वाला फोर्स यदि आपको पता है और शुरू वाला फोर्स दिया गया है, पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, तो दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप डायरेक्टली इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम आपको फंडामेंटल बताते हैं, फिर डायरेक्ट इसको बताते हैं कि डायरेक्ट आप कैसे लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो यदि बात करें पहले इसे हम कैसे लगाएंगे, तो पहले हम अपने इसको फिगर बना के समझते हैं ऐसे कि दो मेरे पास बिंदु आवेश हैं। सपोज ये Q1 है और ये वाला मेरे पास Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस सपोज हम R मान लेते हैं और सवाल में कह रहे हैं ये हवा में रखा गया है। तो हवा में रखा गया है तो K का मान 1 होगा। इस केस में जो फोर्स का फार्मूला होगा हमारे पास वो होगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो K का मान 1 है तो रखने का कोई मतलब नहीं है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो बल दिया है पहले वाले केस में वो F के प्लेस पर कितना रख लेंगे 80, वो सवाल में दे रखा है। बाद में कह रहा है कि इसी आवेश को किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाता है। यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाता है, लाइक वो आपका माइका हो सकता है, रुई हो सकती है ना। कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप इन दोनों के बीच में रख सकते हैं, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो कह रहा है कि जब मान के चलिए एयर के अलावा यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाता है, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K रख दिया जाता है, भर दिया जाता है इसके बीच में, तो जो नया बल आता है वो 8 न्यूटन का आता है। तो फार्मूला वही पुनः लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो F के प्लेस पर हम 8 रखेंगे और यहाँ पर जो कांस्टेंट है यहाँ पर अब एयर नहीं है, तो एयर नहीं है तो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। K हमने माना है तो K रख लेंगे, इंटू चार्जेज वही है Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब सिंपली हमसे पूछ रहा है कि इस K का वैल्यू बताइए, तो आप इसे भाग दे दीजिए। 1 में सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से Q1 Q2 बटा R स्क्वायर भी आपका कट जाएगा और ये जो K है ये आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, 1/1 अपान K, तो K कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ आ जाएगा 80/8, कट के कितना आएगा 10, तो इधर आ जाएगा K इज इक्वल टू कितना आएगा 10। तो ये देखो फंडामेंटल तरीके से लगाने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। यदि आपको यही तुरंत लगाने होते महज 10-15 सेकेंड में तो आपको ये फार्मूला पता होता। नया वाला फोर्स ये है, ये पहले वाला फोर्स है, ये पहले वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये बाद वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इसमें वैल्यू रखते ही तुरंत हमारा आंसर आ जाता है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर देखो इसी को F डैश का वैल्यू सवाल के हिसाब से 8 है। K1 का मान पहले सवाल में हवा में रखा है तो 1 होगा। K2 हमें फाइंड आउट करना है और F1 यानी जो पहले वाला बल है वो 80 न्यूटन का है, ऐसा सवाल में दे रखा है। तो हम K2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 8, कैंसिल कराएंगे 10 आ जाएगा। इसका कोई यूनिट वगैरह होता नहीं है तो इसका आंसर 10 होगा। तो महज इसे 10 सेकेंड से ही कम समय में आप इस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31।
कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बेहद ही आसान सवाल है, गॉस के नियम आप पढ़े होंगे, वहाँ से ये सवाल है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है तो विद्युत फ्लक्स का आपको यदि फार्मूला पता है तो आप आसानी से यहाँ से विद्युत फ्लक्स का मात्रक बता सकते हैं। सिंपली विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है ई ए कॉस ऑफ थीटा, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए से निकालें तो ई हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटा कुलाम या बोल्ट बटा मीटर। तो यदि न्यूटन बटा कुलाम में दिया सारा डाटा, बोल्ट बटा मीटर में दिया नहीं है तो न्यूटन बटा कुलाम में ही ब्रेक करते हैं और एरिया का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा न्यूटन बटा कुलाम इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन बटा कुलाम इंटू मीटर का स्क्वायर। आप हमें कमेंट में इसका जो सेकेंड यूनिट होगा, दैट मीन्स जो दूसरा यूनिट होगा वो बताएं, और लगे हाथ ये भी बताएं कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, सदिश या अदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे 4 फिगर आपके पास दिए गए हैं, अलग अलग आकृति के चित्र बनाए गए हैं, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन चारों चित्रों में से किस चित्र में फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पर आपसे ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन एंट्री करा के ये पूछ सकता है कि पहले वाले में फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, दूसरे वाले में कम। दूसरा ऑप्शन ये कह सकता है कि दूसरे और तीसरे में ज़्यादा होगा, चौथे में कम होगा। तीसरा ऑप्शन ये कह सकता है कि पहले, दूसरे और तीसरे में ज़्यादा होगा, चौथे में कम होगा। या फिर चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि सभी में जो फ्लक्स का मान होगा वो सेम होगा। तो आपसे पूछा गया है कि क्या हो सकता है कि इसमें फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वो जो आवेश है उस पर डिपेंड करता है, आवेश की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ये जो आकार है या आकृति है, आकार या आकृति पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो चाहे ये वृत्ताकार हो या कैसा भी शेप का हो, नेट फ्लक्स जो आएगा वो सब में सेम ही आएगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब होगा कि सभी में जो फ्लक्स का मान होगा वो एक समान होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन यही था जो मैंने अभी बोला था। तो आप आकृति देख के घबरा मत जाइएगा, सब में फ्लक्स का मान सेम ही होगा। लास्ट क्वेश्चन जो 33 है वो है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल प्रश्न है। इसे आप एक बार सोचें और उसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए, इसको हम बताते हैं आपको। कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल दिए गए हैं और n इलेक्ट्रिक डाइपोल दिए गए हैं सवाल में। तो आपसे पूछ रहा है फ्लक्स बताइए, नेट फ्लक्स कितना होगा उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला। तो सिमिलरली आप सिंपल इसे फिगर से समझ सकते हैं, है ना, फिगर बना के आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए क्या समझ सकते हैं इसको आप। कह रहा है कि कोई मान लीजिए बंद सेफ है, ऐसा बंद कोई आकृति है और इसके अंदर n का मतलब 40, 50, 100, 200 कुछ भी मान सकते हैं, हाँ, ऐसे डाइपोल हैं। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव आवेश से मिलके बना होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2l होती है। तो इसके अंदर जितने भी आप डाइपोल इंड्यूस कराएंगे, एंट्री कराएंगे, वो सारे के सारे प्लस और माइनस चार्ज लेके ही अंदर बैठे होंगे। नेट चार्ज इस फ्लक्स के अंदर हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब हम नेट चार्ज निकालेंगे तो हमें पता है टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास होगा टोटल क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब जब आप नेट यहाँ से चार्ज निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो डाइपोल होता है उसका नेट चार्ज 0 होता है, बिकॉज जितना प्लस उतना ही माइनस होता है। तो चाहे इसके अंदर 500 रखे, 1000 रखे, करोड़ रखे, कितना भी रख ले, यदि ये इवन नंबर्स में है तो इसका जो नेट चार्ज आएगा वो 0 आएगा, और 0 बटा समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0 आता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें लिख रखा है कि S1 व S2 दो केंद्रीय गोले जिनमें क्रमशः Q व 2Q आवेश चित्रानुसार घिरे हैं। यहाँ फिगर दे रखा है, फ्लक्स का अनुपात पूछा है। ये केस बेस क्वेश्चन है, यानी योग्यता आधारित प्रश्न दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थिंकिंग करना है, सोचना है।
तो प्रश्न का मतलब हम समझा देते हैं आपको। यहाँ पर ये जो छोटा वाला गोला है उसको S1 नाम दिया गया है और जो बड़ा वाला गोला है इसके सरफेस को S2 नाम दिया गया है। जो छोटा वाला गोला है उसकी रेडियस R1 है और जो बड़ा वाला गोला है उसकी रेडियस R2 है। जो छोटा वाला गोला है उस पर Q चार्ज है और जो बड़ा वाला गोला है उस पर 2Q चार्ज है। शर्त के हिसाब से दोनों के दोनों जो गोले हैं कोसेंट्रिक हैं। सकेंद्री का मतलब इन दोनों का केंद्र एक ही है, ऐसा सवाल में ये कह रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है फ्लक्स निकालिए, तो S1 सरफेस से यदि हम आपसे पूछें कि S1 सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो जाहिर सी बात है आपको गॉस लॉ आना चाहिए। गॉस लॉ यदि आपको पता है तो इससे आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो S1 सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट होगा ये यदि हमें पता करना है तो यहाँ से हम निकालेंगे φ1। हम मान लेते हैं कि S1 से φ1 फ्लक्स पास आउट होगा। तो φ फार्मूला होता है Q�/ε0। Q का वैल्यू यदि देखा जाए इस छोटे वाले सरफेस के लिए तो इसके पास कितना चार्ज है, तो इसके पास केवल टोटल चार्ज कैपिटल Q है अपॉन ε0 एज इट कांस्टेंट है, ठीक है। S2 सरफेस से जब देखा जाएगा तो इस सरफेस से फ्लक्स पास आउट होने के केस में ये देखा जाएगा कि इसके अंदर टोटल कितना चार्ज मौजूद है। तो इसके अंदर पहले से 2Q चार्ज है और छोटा वाला गोला भी इसी के अंदर है, तो यानी इस बड़े वाले सरफेस के अंदर नेट चार्ज की यदि बात की जाएगी तो 2Q इसका और Q इसका यानी 3Q आएगा। तो यानी φ2 का जब वैल्यू हम निकालेंगे फार्मूला मेरे पास वही होगा Q�/ε0, बट यहाँ पे जो Q का वैल्यू लिया जाएगा वो Q + 2Q लिया जाएगा और ε0 एज इट इज़ कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो 3Q / इक्वेशन सेकेंड बनाएंगे। जब डिवाइड कराएंगे फर्स्ट में सेकेंड का तो जाहिर सी बात है φ1/φ2 = Q से Q कैंसिल होगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ बचेगा ऊपर 1 और नीचे आएगा 3, तो φ1/φ2 = 1/3 आएगा। पहला ऑप्शन सही है। तो फ्लक्स S1/S2 का आपसे वैल्यूज पूछा था, तो S1/S2 जो आ रहा है वो φ1/φ2 करने पर 1/3 आ रहा है, तो इसका सही जवाब 1:3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। तो फिगर बनाते हैं 35 का। कह रहा है दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, अल्प दूरी D पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं, उन पर क्रमशः +Q व -Q का आवेश है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होगा। विदाउट फिगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप चित्र बना लो। पहले दो ऐसे पैरेलल प्लेट ले लेते हैं सवाल के हिसाब से। ये दो प्लेट हो गई, पैरेलल प्लेट हैं, ऐसा सवाल में कह रहे हैं। इनके बीच की दूरी सवाल में दे रखा है D। इस प्लेट का एरिया दे रखा है सवाल के हिसाब से A, और इन पे जो चार्जेज है एक पे +Q है और एक पे -Q है। कह रहे हैं कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बीच कह रहे हैं कहीं भी लिख लो, ठीक बीच निकालो, इधर उधर, बीच में इधर उधर नहीं निकालना, बीच में ही निकालना है। तो कोई जरूर नहीं कि ठीक बीच में ही निकालें, कहीं भी निकालो बीच में या ठीक बीच में, एक ही आंसर आएगा। तो आपको पता है +Q के कारण यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो हमें P पॉइंट पर निकालना है तो +Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होती है। मान लेते हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता की दिशा होगी ये इससे इवन इधर की तरफ होगी, इससे दूर होगी, और माइनस के कारण इसी की तरफ होती है, इसको E2 मान लेते हैं। अब सिंपल आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है यदि हमारे पास दो समांतर प्लेट हैं तो किसी एक प्लेट के कारण निकालने का फार्मूला होता है σ/2 ε0, और यदि मीडियम है तो वहाँ Ka ε0 लिखते हैं। तो हमारे ऑप्शन में कहीं भी K नहीं दिया गया है, तो इस बात का मतलब होगा यहाँ होगा वैक्यूम या होगी यहाँ एयर, यानी वहाँ K का मान 1 है, तो हम K नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे σ/2 ε0, ठीक है। तो किसके कारण निकाल रहे हैं, +Q के कारण निकाल रहे हैं, तो सिग्मा को यहाँ से ब्रेक करेंगे। सिग्मा = होता है Q/A, सिग्मा इक्वल होता है Q/A, क्योंकि ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पढ़े होंगे Q/A, तो यह जाएगा 2A ε0। सिमिलरली E2 निकालेंगे तो यहाँ से भी लिखेंगे σ/2 ε0। अब यहाँ पर देखो कन्फ्यूज़न क्या होता है, कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि सर इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर जो चार्ज का वैल्यू लिया जाएगा वो -Q या +Q, समस्या यहीं खड़ी हो जाती है, डाउट यहीं क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखो ये माइनस है, इसलिए हमने पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन दिखा दिया है कि यदि ये निगेटिव है तभी ये इसी की तरफ लगाया गया है। तो यानी यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज दिया गया है सवाल को सॉल्व करते समय आप उसके केवल यहाँ मैग्नीट्यूड को लेंगे, वो साइन को नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो सिग्मा आएगा वो आएगा Q/2
2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा इक्वल Q अपान A हो जाएगा। आपसे पूछा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। अब इसे जोड़ा क्यों? क्योंकि दोनों एक ही तरफ है इसलिए जोड़ देंगे, तो आ जाएगा Q अपान 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। हल करेंगे तो आएगा 2Q अपान 2a एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 ब्रेक होगा तो आएगा Q अपान a एप्सिलॉन नॉट। यानी ऑप्शन नंबर ए में Q अपान a एप्सिलॉन नॉट दिया है, यही आपका सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं। हमारे बताने से पहले आप इस क्वेश्चन को पुनः ट्राई करें, स्वयं से हल करें। ये वैसा ही सवाल है जैसा अभी हमने इसके ऊपर फ्लक्स वाला सवाल बताया था। आई होप कि आपने हल कर लिया होगा। यदि नहीं हुआ होगा तो आइए हम बताते हैं। सवाल में कह रहा है कि कैपिटल यस एक पृष्ठ है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसका वैल्यू कह रहा है क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, केवल प्लस Q2 के कारण, सभी आवेशों के कारण कुछ न कुछ फ्लक्स होगा। तीसरे ऑप्शन में दिया है कि जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो 0 होगा, और चौथा दे रहा है केवल धनावेशों के कारण फ्लक्स होगा। तो यानी आपसे पूछ रहा है कि एक सरफेस S दिया गया है, इस S से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, तो इसका मान बताने के लिए सिंपल आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले फ्लक्स निकालने के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी। तो फ्लक्स निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, जो 100% से इस्तेमाल करते हैं अधिकांश सवालों में और आसान भी है, वो यही है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब होता है कि जो गिवन सरफेस हमारे पास है उसके अंदर नेट चार्ज कितने हैं, हम उसी को कंसीडर करते हैं, बाहर वाले चार्ज से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो इस फ्लक्स के अंतर्गत यदि देखा जाए कि टोटल यस सरफेस से कितने चार्ज पास आउट हो रहे हैं, कितने चार्ज हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक Q1 चार्ज है जो कि पॉजिटिव है और दूसरा Q1 चार्ज है बट निगेटिव है। अब यहाँ पर जब हम नेट फ्लक्स लेंगे तो विद साइन इस्तेमाल करेंगे चार्ज का, ठीक है, अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जाहिर सी बात है ऊपर 0 आएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट, टोटल कट पीट के 0 आएगा। तो यहाँ से एस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था IIT में, कई साल पीछे पूछा गया था। हालांकि अब तो ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, ये अब टफ क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी पहले का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। ये 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन बटा कूलाम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखने से उस पर 4 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। टार्क मीन्स होता है बल आघूर्ण लगता है। यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो आवेश का वैल्यूज आपको बताना है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं कि कैसे तो सॉल्व करेंगे। हालांकि MCQ के प्रश्नों में फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें चूँकि आपको समझाना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से उसके MCQs बताने हैं, इसलिए हम आपको फिगर बना के समझा रहे हैं, ठीक है। तो बनाते हैं, एक डाइपोल बनाते हैं सवाल के हिसाब से। एक डाइपोल हो गया, सवाल में कह रहा है ये -Q और एक +Q, और ये डाइपोल का मिड पॉइंट होगा, सपोज इसका नाम O है और ये डाइपोल का नाम है AB। कह रहा है कि 2 × 10⁵ न्यूटन बटा कूलाम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर ये रखा गया है। ये कितने डिग्री पर रखा गया है? 30 डिग्री पर। तो थोड़ा सा इसे टिल्टेड करना पड़ेगा हमें, तो इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं डाइपोल को इस तरह से, -Q +Q, डाइपोल का ये मिड पॉइंट O और इसकी टोटल लेंथ होती है 2L, ठीक है। और ये मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसके साथ ये 30 डिग्री के एंगल पर है, ऐसा सवाल में कह रहा है। आगे पढ़िएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू दे रखा है सवाल में 2 × 10⁵ न्यूटन बटा कूलाम। अच्छा, एक बात और बता दें कि जब आपको ये यूनिट वगैरह देगा तो इस तरह से N/C नहीं, वो पूरा लिखेगा, है ना, न्यूटन बटा कूलाम लिखेगा। हो सकता है कुछ बच्चे इसे कुछ और ही समझ बैठे, है ना, समझ पा रहे हैं, इसलिए वो हिंदी में लिख के देगा आपको, आप कंफ्यूज ना हो कि N/C का मतलब क्या है, नानी बटी कलुआ तो नहीं है, कुछ और तो ना समझ पाएंगे आप, तो इसलिए वो हिंदी में लिख के देगा। तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखने से उस पर 4 न्यूटन इंटू मीटर का टार्क लगता है, यानी टाउ का वैल्यू सवाल में दे रखा है, बल आघूर्ण दे रखा है
4 न्यूटन इंटू मीटर का। ठीक है, आपसे पूछा है कि यदि ये जो डाइपोल है इसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि डाइपोल की लंबाई 2l होती है। विध्रुव की लंबाई कभी भी ज़िंदगी में सवाल सॉल्व करते समय l नहीं लेंगे, टोटल लेंथ होती है 2l, है ना। तो ये 2l का ही वैल्यू दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। आप कुछ चालाक बनेंगे तो इसे क्या करेंगे, काट देंगे। तो कहेंगे l का मान कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर, दांत चियार देंगे फिर, है ना, सवाल गलत आ जाएगी। और काटने पर जो ऑप्शन आएगा ना वो भी आपके विकल्प में दिया गया होगा। यदि आप इसे 2 से 2 कैंसिल करेंगे उसके बाद भी इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन भी दिया गया हो जो इसको काटने के बाद लगाने पर भी वही उत्तर दे जो काटने पर आएगा। तो सिंपल देखो, इसे काटना नहीं है आपको, ये 2l का ही वैल्यू है पूरा। सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो आएगा 2 × 10⁻², है ना। अब आप यहाँ से सिंपल आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्यू का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे क्यू का वैल्यू, देखो टाउ का फार्मूला आपको पास पता है, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। यहाँ से वैल्यूज रखेंगे, टाउ का वैल्यू 4 है, पी का वैल्यू सवाल के हिसाब से नहीं दिया है तो पी को आप ब्रेक कर लीजिए, पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन ऑफ थीटा। टाउ का 4 है, क्यू का वैल्यू सवाल में गिवन है आपके पास, क्यू निकालना है तो क्यू एज इट इज़ रहेगा। 2l का वैल्यू आपको रखने हैं 2 × 10⁻², और ई का मान आपके पास है 2 × 10⁵, और साइन थीटा माने साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल होगा और इस वाले 2 से ये 4 कैंसिल होगा। ठीक है, इधर आपके पास घातों का हिसाब करेंगे तो आएगा 10⁻³ जो कि प्लस में आएगा, और जब इस साइड आएगा तो ये 2/10⁻³ आएगा। 2/10⁻³ इज इक्वल टू क्यू, इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू आएगा 2 × 10⁻³ और आवेश का यूनिट होता है कूलाम। इसका सही जवाब होगा 2 × 10⁻³ कूलाम। अब आप आश्चर्य हो जाएंगे, ये ऑप्शन में तो एक भी ना दिया, हम सवाल गलत लगा दिए क्या? नहीं, आप लिपे नहीं हैं, आप सही हैं। ऑप्शन में देखिए ना ये कैसे लिख रखा है, ये दिया है 7 माइक्रोकूलम, मतलब 7 × 10⁻⁶, जो कि गलत है। 8 मिली कूलम, m का मतलब है मिली कूलम, और ये लिखा है 2 मिली कूलम, तो 2 मिली कूलम का ही तो अर्थ होता है 2 × 10⁻³ कूलम। तो चाहे ये लिखिए चाहे इसी को आप 2 मिली कूलम लिखिए, बात क्या है, एक ही है। तो ऑप्शन यही सही है। अच्छा, एक बात और बता रहे हैं कि मान लीजिए आप यहाँ लीप दिए रहे होते हैं, लीपने का मतलब आप इसे 2 से 2 काट दिए रहे होते हैं, तो यल का आप वैल्यूज क्या रखते, तब आप रखते 1 × 10⁻²। आपको क्यू फाइंड आउट करना होता, तो देखो जब आप यहाँ लीपे रहते ना तो यल का मान आप तो रखते 1 × 10⁻², और यहाँ से जब आप सॉल्व करते ना तो ये आता आपका 2, यहाँ से सिंपल हल करने पर देखो क्या आता, आपके पास इधर केवल बचता 10⁻³ और इधर 2 रहता, तो ये ऑप्शन में आता आपके पास 2/10⁻⁵, और ऊपर जाता ना तो 2 × 10⁻⁻5 आता। क्या आपके पास 2 × 10⁻⁻5 यहाँ कहीं है ऑप्शन में? तो जवाब है मान के चलो यहाँ नहीं है, लेकिन कभी कभार कि ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन में वो ढकेल देता है। यहाँ यदि मान के चलो वो कहीं ऑप्शन ऐसा बनाया रहता, इसको लिख देता वो 20 माइक्रोकूलम, है ना, कितना लिख देता, यहाँ लिख सकता था वो 20 माइक्रोकूलम, तो आपके हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, जो कि सरासर गलत होता। इसलिए आप याद रखिएगा 2l ही लेते हैं यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 38। इसमें 4 फिगर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों चित्रों को आपको देखकर ये बताना है कि उपर्युक्त चित्र में कौन सा सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस 2015 में। तो आपको एक यहाँ पर एक गोला दिया गया है जिसके ऊपरी सतह पर +q सिग्मा पृष्ठीय घनत्व है, और नीचे वाले सरफेस पर हर जगह -q आवेश घनत्व दिया गया है। ठीक है, अब आपको इन चारों चित्रों को देख के ये बताना है कि कौन सही कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको जैसे कि पता होगा कि यदि धातु का गोला है, प्लस और माइनस चार्जेज इसमें है, तो धन से निकलकर ऋण पर समाप्त होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, ये आपको पता है। तो सिमिलरली आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो प्लस से निकलकर माइनस की तरफ समाप्त हो रही हैं, और आपको ये भी पता है कि वैद्युत बल रेखाएं जब चार्ज हमारे पास प्लस और माइनस दोनों हैं तो उस केस में हमेशा बंद वक्र का निर्माण करती हैं। वैसे आप फिगर में देखेंगे तो आपको सारे चित्र ही सही लगेंगे। तो ये सवाल तो भाई यूपी बोर्ड का तो है नहीं, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। देखने पर सब जगह लगेगा कि ये यार धन से दूर ऋण की तरफ, यहाँ धन से दूर ऋण की तरफ, धन से दूर ऋण की तरफ, तो आखिर
गलत कौन सा है, सारे तो सही ही हैं। और आपसे पूछा भी है कौन सा सही है, गलत वाला नहीं पूछा है, आपसे पूछा सही कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं ये धन से दूर ऋण वाली हैं, लेकिन धन से दूर तब होती हैं जब सिंगल चार्ज मेरे पास होता है। एकल चार्ज होता है तब वैद्युत बल रेखाएं ओपन बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं ना, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों चार्ज एक ही में है, तो ये खुला कैसे हो सकता है, ये सरासर का है, गलत है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये धन से दूर तो हैं, बट यहाँ पर देखा जाए तो ये क्लोज कर्व का निर्माण नहीं कर रही, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। और यहाँ पर देखो बंद कर्व है, यहाँ पर भी बंद कर्व है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, क्योंकि आपसे सही पूछा है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो इसमें दिया गया होगा, बी वाला ऑप्शन यही सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक वैद्युतरोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले की सतह पर ई का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन बटा कूलाम है, गोले के केंद्र पर ई का मान पूछ रहा है। आइए इसको समझते हैं। ऊपर वैद्युतरोधी स्टैंड है, उस पर एक गोला रखा गया है, ऐसे समझिए एक इंसुलेटर होगा, ऐसा स्टैंड है, इंसुलेटर है ये, और इसके सरफेस पर एक यहाँ पर गोला रख दिया गया है, ऐसा सवाल में कह रहा है। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि इसके सरफेस पर जो ई है इसका मान है 10 न्यूटन बटा कूलाम। हमसे कह रहा है कि गोले के स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस भी इसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.10 मीटर, ये आर है। आपसे कह रहा है कि बताओ ना ई का मान इसके सेंटर पर कितना होगा, यहाँ केंद्र पर ई का मान कह रहा है सेंटर पर कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सोच के बताओ 10 ही होगा या 20 होगा या 30 या फिर 0। तो जाहिर सी बात है जब आप इसके सेंटर पर जाएंगे निकालने ना, तो सेंटर पर चार्ज होता ही नहीं है चालक के अंदर। किसी भी चालक गोले के अंदर केंद्र पर चार्ज होता कितना है, 0। ई का मान 0 होता है। यदि ई का मान 0 है तो आप फाई निकालने जाएंगे ई ए कास ऑफ थीटा से। ठीक है, ई ए कास ऑफ थीटा से निकालेंगे तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0 करेंगे आप, ई इंटू ए। यहाँ पर सिंपल सी बात है, अंदर चार्ज होता ही नहीं है, अंदर चार्ज होता ही नहीं है, तो 0 बटा समथिंग इक्वल टू 0 आएगा। तो ई का मान सेंटर पर हमेशा याद रखेंगे 0 होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, उस पर एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स आर ऑल फॉर टुडे। बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करिएगा, कहीं ना कहीं से वो आपके बुक्स में होगा, ज़रूर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन कराया है ये सारे फर्जी नहीं हैं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कभी ना कभी बोर्ड में पूछे गए हैं। 80 से 90% क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड के पूछे गए हैं। तो आप इन सारे प्रश्नों को एक बार याद करिएगा। जितने आपके बोर्ड में 6 क्वेश्चंस आते हैं उन 6 में पक्का मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि 6 में से 5 क्वेश्चन पक्के ही फंसेंगे। ओके।